गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों का जो इनकम्प्लीट रह गया था एकाधिकार प्रतियोगिता में कीमत एवं फर्म के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है उस पर आज हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एकाधिकारी प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें किसी वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, यानी एक ही विक्रेता होता है। तो कीमत पर उसका कीमत नियंत्रण पर उसका पूरा अधिकार होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ विशेषताओं में भी और उसके अर्थ में इसका डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में किसी फर्म का कीमत निर्धारण और फर्म का संतुलन कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण एवं फर्म का संतुलन। फर्म का साम्य या संतुलन। ओके स्टूडेंट्स, एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण एवं फर्म का साम्य। तो देखिए स्टूडेंट्स कि कीमत निर्धारण और फर्म के साम्य की दो विधियां हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया था पूर्ण प्रतियोगिता में भी दो विधियां थी, एक कुल आगम और कुल लागत व्यय विधि, है ना, और दूसरी है सीमांत लागत और सीमांत आगम द्वारा कीमत निर्धारण एवं फर्म का संतुलन। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल आगम और कुल व्यय रीति के द्वारा कैसे कीमत निर्धारण होता है, यानी टोटल हिंदी में लिख देती हूँ बच्चों। पहली विधि है कुल आय या आगम, कुल आगम एवं कुल लागत व्यय विधि, कुल लागत विधि। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुल आगम एवं कुल लागत विधि से एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का कीमत निर्धारण क्या होगा और फर्म का साम्य बिंदु क्या होगा, यानी कोई फर्म कितना कीमत निर्धारण करेगी और कितना वस्तु का उत्पादन करेगी, है ना, और उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। इसको हम पढ़ेंगे कुल आगम और कुल लागत विधि से देखेंगे। पहले ये विधि प्रोफेसर मार्शल ने दी है। किसने दी है? प्रोफेसर मार्शल ने। ये विधि दी है प्रोफेसर मार्शल ने। इन्होंने क्या बताया है कि देखिए हम एक डायग्राम से समझेंगे इसको। ये हमारी OX रेखा है और ये हमारी OY रेखा है, ठीक है। ये O एक्सिस है और ये OY एक्सिस है, ओके। यहाँ पर हम उत्पादन की मात्रा दिखाएंगे, यानी OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, ओके स्टूडेंट्स। और हम OY एक्सिस पर कुल आगम और कुल लागत को दिखाएंगे, कुल आगम और कुल लागत। आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये हमारा TR यानी टोटल रेवेन्यू। ये हमारा वक्र किस चीज का है? TR का वक्र है और ये वक्र है हमारा TC का। हम इसको भी थोड़ा और आगे कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कि कोई भी फर्म
ठीक है। हम ये देखेंगे कि हमारे जो कट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। एक तो ये है, ओके, और एक कट पॉइंट है हमारा ये, ठीक, ये है हमारा M1 और ये है हमारा M2, ओके। अब यहाँ पर हम यहाँ नाम देते हैं A और यहाँ पर देते हैं हम B, ओके स्टूडेंट्स। देखिए अब अगर हम ये कहें कि जहाँ पर TC और TC रेखा TR को काट रही है तो उतना उत्पादन करेगी, तो ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि TC रेखा जो है अभी नीचे से होकर जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्म उत्पादन बढ़ाएगी तो उसे लाभ मिलने की संभावना अधिक है ना। तो अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या कहते हैं, कोई फर्म OM1 मात्रा का उत्पादन करके लाभ नहीं कमा सकती, वो लाभ नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उत्पादन कितना हो रहा है, OM1 के बराबर, है ना। और वो अभी भी और लाभ ले सकती है क्योंकि हमारे TC रेखा TR के क्या है, नीचे है। तो हम ये देखेंगे कि वो अधिकतम लाभ कौन से बिंदु पर उसे अधिकतम लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि TC और TR के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, है ना, जो लंबवत दूरी होगी उसी पॉइंट पर उसे सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उत्पादन जितना उसका उत्पादन आएगा, जिस पॉइंट पर वो जितना उत्पादन करेगी उससे ही उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो वो हमारा आदर्श बिंदु कौन सा होगा जिस पर अधिकतम उत्पादन करके उसे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पर एक ऐसे अक्ष रेखा खींचेंगे और एक ऐसे, ठीक है। अब कौन से बिंदु को ये दोनों एक दूसरे को, देखिए नीचे से ये स्पर्श बिंदु है और ऊपर से ये स्पर्श बिंदु है, इसका मतलब ये है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ हम ये माने OM, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S, ठीक है, M, इसको हम नाम दे दें SS, हमने यहाँ खींचा, और ये भी हमारा S1, ये SS, और इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं क्योंकि ये SS हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं वो तो है ही हमारे N, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक कटान बिंदु है A, है ना। तो यहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है इस बिंदु पर, OM1। तो कोई फर्म OM1 उत्पादन करके अधिकतम लाभ नहीं प्राप्त कर सकती, कोई फर्म। क्यों? क्योंकि जो हमारी TC रेखा है, TC वक्र है, वो नीचे से होकर जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे वो उत्पादन करता जाएगा वैसे वैसे उसका लाभ अधिकतम होता जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कौन से बिंदु पर उसे अधिकतम लाभ मिल रहा है। तो जो लंबवत दूरी, दोनों के अंतर की जो लंबवत दूरी है, तो वो लंबवत दूरी कौन सी है दोनों के उत्पादन की, N, और यहाँ पर हम कोई सा भी नाम दे दें D, ND के बराबर, है ना। तो लंबवत दूरी जो है वो ND के बराबर सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कोई फर्म OM1 का उत्पादन करके अधिकतम लाभ का प्राप्त कर सकती है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ND का उत्पादन करके कोई फर्म क्या कर सकती है, अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है। अगर वो OM1 से भी अधिक उत्पादन करना चाहेगी तो उसके लाभ में कमी होती जाएगी। आप देख रहे हैं कि लंबवत दूरी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि लाभ तो मिलेगा उसे, लेकिन जितना लाभ वो OM1 का उत्पादन करके ले सकती है ना, उतना वो और आगे उत्पादन करके नहीं ले सकती। और अगर वो B के बाद भी यानी OM2 के बाद भी उत्पादन करना चाहेगी तो उसे क्या प्राप्त होगा, हानि हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर, B बिंदु के बाद TC रेखा TR से ऊपर निकल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे होंगे कि कुल लागत और कुल आय विधि से प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि इस विधि पर जिस पर TR और TC का अंतराल यानी डिस्टेंस, लंबवत दूरी सबसे ज्यादा होगी, तो वो किस पर है, इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ND जो है वो सबसे ज्यादा दूरी है, लंबवत दूरी सबसे ज्यादा है, और कोई फर्म OM का उत्पादन करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी कुल लागत और कुल लागत विधि। अब हम देखेंगे सीमांत लागत और सीमांत आय विधि के द्वारा।
देखिए बच्चों, सीमांत आगम और सीमांत लागत व्यय विधि एवं सीमांत लागत विधि, इस विधि का प्रतिपादन जो किया था वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया। इस विधि का प्रतिपादन किया है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। ओके स्टूडेंट्स, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। अब देखिए, इस विधि से हम अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में अलग अलग तरीके से देखेंगे कि अल्पकाल में फर्म जो है वो कितना कीमत निर्धारण कर सकती है, कितने वस्तु की मात्रा का उत्पादन करके अधिकतम लाभ कमा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ पर कीमत निर्धारण होगा और किस पॉइंट पर वो अधिकतम उत्पादन करेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म को तीनों स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी तरह से एक अल्पकाल में एक अधिकारी को भी क्या मिल सकता है? तीनों स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। उसे असामान्य लाभ भी मिल सकता है, उसे हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि अल्पकाल एक इतना छोटा समय होता है कि मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि एकाधिकार में या किसी भी प्रतियोगिता में अल्पकाल इतना शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, इतना छोटा समय होता है कि उसमें केवल स्थिर साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर ही उत्पादन किया जा सकता है। तो जब हम पूरे प्लांट के आकार को चेंज नहीं कर सकते और केवल हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को, जो वेरिएबल हमारे साधन है, उनको मात्रा को बढ़ाकर ही हम उत्पादन कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसमें हमें तीनों स्थितियां, यानी फर्म को तीनों स्थितियां प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि अल्पकाल में असामान्य लाभ की स्थिति कैसे होती है। OF अक्ष पर उत्पादन, OY अक्ष पर सीमांत लागत, सीमांत आय, यानी शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, बहुत बड़ा हो रहा है, MR, MC, AR और AC। ओके स्टूडेंट, OY अक्ष पर MR, MC, AR और AC है और OX अक्ष पर उत्पादन है ना। तो देखिए, ये है हमारी MR और ये है हमारी AR, ठीक है, और ये है हमारी MC, ठीक है, ये है हमारी AC। तो देखिए स्टूडेंट्स कि MC रेखा MR को इस बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है। इसका मतलब है कोई फर्म OM के बराबर उत्पादन करेगी। MC रेखा MR को बिंदु E पर काट रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक एकाधिकारी फर्म अल्पकाल में OM उत्पादन करेगी। चूंकि AR, अगर हम यहाँ से मिलाते, चूंकि AR जो है वो हमारा ये है, यहाँ पर है, ऊपर है MR के, तो अगर हम इसको सीधी रेखा से इसको हम मिलाएंगे तो ये आ गया। तो किसी वस्तु की कीमत कितनी निश्चित होगी? P के बराबर। कितनी निश्चित होगी? PM के बराबर, ठीक। तो AC रेखा AR को कहाँ काट रही है? नीचे से काट रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बिंदु जो है E, ये जो है इसका
लागत है इसकी कम और कीमत है इसकी ज्यादा, तो हम ST कर दें, तो इसका मतलब प्रति इकाई कीमत कितनी है, PE के बराबर, है ना। और उसे क्या मिल रहा है, असामान्य लाभ, यानी इतना जो है उसे असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। जब प्रति इकाई पर यानी एक वस्तु पर उसे कितनी मिल रहा है, PE के बराबर, कितना मिल रहा है, PE के बराबर क्या मिल रहा है, लाभ, है ना। तो उसका कुल लाभ कितना हो गया, कितनी वस्तु बेच रहा है वो, OM, है ना। अगर हम इसको गुणा मल्टीप्लाई कर दें OM से, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, बराबर आ जाता है PETS, है ना। तो इतना क्षेत्र जो है वो असामान्य लाभ का मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जब यानी अल्पकाल में एक फर्म को क्या मिल सकता है, असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है, कब, जब क्या होती है कि AC रेखा AR को नीचे से काटती है, यानी AR ऊपर होता है और AC नीचे होता है, औसत लागत औसत आय से कम होती है, तो उस स्थिति में एकाधिकारी को क्या मिलता है, असामान्य लाभ मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि उसे हानि कब होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसे हानि कब होगी, हानि कब होगी, हानि होगी जब AC रेखा AR के ऊपर होगी, MR AR MC और AC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस बिंदु पर काट रही है, देखिए MC रेखा MR को इस बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब क्या है, OM के बराबर उत्पादन करेगी फर्म। ठीक, चूंकि AR कीमत कितनी निश्चित होगी किसी वस्तु की, AR इस बिंदु पर है, इसलिए कीमत निश्चित होगी PM के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि प्रति इकाई कीमत कम है और प्रति इकाई लागत कितनी है, इतनी AC, है ना। अगर हम AC को टच करते हैं तो प्रति इकाई कीमत कितनी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कीमत निश्चित हुई और लागत कितनी निश्चित हुई, S। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, SP के बराबर, यानी एक वस्तु को बेचने से उससे कितनी हानि होती है, SP के बराबर। अगर हम इस पूरे क्षेत्र को हम ये कर दें, आच्छादित कर दें, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हम नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, यहाँ दे दें D और यहाँ पर दे दें हम M तो N। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसे जब SP एक वस्तु को बेचने से SP के बराबर क्या मिलता है, उसे हानि मिलती है, तो टोटल OM की मात्रा अगर वो बेचेगा तो कितनी हानि होगी उसे, बराबर DSPN, यानी इतने क्षेत्र के बराबर, पूरे क्षेत्र के बराबर से क्या मिलेगा, हानि की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसी रेखा AR के क्या है, ऊपर है, और वस्तु की कीमत कहाँ निश्चित होती है, जहां पर AR रेखा को वो टच करती है। तो AR रेखा MC रेखा MR को E बिंदु पर काट रही है। अगर हम इसको सीधे ले जाएं तो AR रेखा यहाँ पर है P बिंदु पर, इसका मतलब है कि किसी वस्तु की कीमत जो होगी वो PM के बराबर होगी, है ना। और उसकी लागत कितनी है, उसी पर वस्तु लागत है उसकी कितनी, SP के बराबर, यानी लागत ज्यादा है और उसकी कीमत कम है। तो जब कीमत कम है, लागत ज्यादा है, तो क्या होगी, डेफिनेटली उसे क्या होगी, हानि होगी। तो कि स्टूडेंट ये हुआ हानि की स्थिति कि उसे हानि भी उसे झेलनी पड़ सकती है, हानि भी उसे उठानी पड़ सकती है। अब आते हैं स्टूडेंट्स कि उसे सामान्य लाभ कब प्राप्त हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसे सामान्य लाभ की प्राप्ति देखिए स्टूडेंट्स, MC रेखा MR को कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर, ये बिंदु पर कितना उत्पादन निश्चित होगा, OM के बराबर।
क्योंकि जितनी कीमत है उतनी ही क्या है उसकी लागत है। यानी ऐसी रेखा ए आर को क्या कर रही है, किस बिंदु पर टच कर रही है, इस बिंदु पर टच कर रही है पी पर। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी कीमत है उतनी ही उसकी क्या है, आय है। तो इसका मतलब है कि उसे प्रति एक वस्तु को बेचने से ना तो हानि है और ना ही लाभ है। तो ये कैसी स्थिति है, ये है सामान्य लाभ की स्थिति, ये है सामान्य लाभ की स्थिति। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर क्या कहते हैं, एक वस्तु को बेचने से क्या मिल रहा है, जितनी लागत है उसकी उतनी ही क्या है, उसकी आय है ना। तो किसी वस्तु का क्या निश्चित हुआ प्रकार में, ओएम उसकी मात्रा, उत्पादन की इतनी मात्रा करेगा, और है ना पी एम के बराबर कीमत रखकर है ना वो क्या करेगा, सामान्य लाभ ही प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी रेखा ए आर को पी बिंदु पर टच कर रही है। तो इसका मतलब है कि एक वस्तु की कीमत जितनी है उतनी ही एक वस्तु की लागत है। तो जब लागत और कीमत बराबर होती है तो उसे केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, यानी ना तो उसे हानि होती है और ना ही उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है, उसे केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ अल्पकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का संतुलन। हमने दोनों विधियों से पढ़ लिया। हमने कुल लागत और कुल आय विधि से भी हमने देखा कि एक फर्म का साम्यक यहाँ पर होता है, कैसे होता है, कीमत का निर्धारण कैसे होता है। और हमने सीमांत आय और सीमांत लागत से भी अल्पकाल में देखा कि एक फर्म को लाभ, हानि और असामान्य लाभ कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दीर्घकाल में, हम नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे कि दीर्घकाल में फर्म को क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, क्या हानि प्राप्त हो सकती है, हम देखेंगे नेक्स्ट में। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे।